नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्यन और अनन्या के बीच व्हाट्सएप चैट में खुलासा। आर्यन ने अनन्या से मांगा था गांजा। अनन्या ने कही अरेंज करने की बात। पूछताछ में भी हुए यही खुलासे। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने बताया झूठ बोले, करूंगा कानूनी कार्रवाई। एनसीबी ज्वाइन करने के बाद नहीं गया दुबई। किसानों ने योगेंद्र यादव को दिखाया बाहर का रास्ता। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया सस्पेंड। लखीमपुर में मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से की थी मुलाकात। बिहार महागठबंधन में पड़ी टूट। 2024 में सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आरजेडी पर लगाए गंभीर आरोप। एफएटीएफ से पाकिस्तान को फिर लगा झटका। ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाक। तुर्की को भी निगरानी सूची में रखा। दिए सख्त संदेश। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन के केस में हाथ लगे नए सबूतों पर। आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें दोनों के बीच गांजे को लेकर बातचीत हुई है। इस चैट में आर्यन पूछ रहे थे कि कुछ जुगाड़ हो सकता है, तो अनन्या इसका जवाब देती हैं कि मैं अरेंज कर दूंगी। सूत्रों के मुताबिक इसी चैट का हवाला लेकर एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ की है। 2018 से 2019 के बीच ये चैट्स गांजा को लेकर हुई है। अनन्या के दोनों फोन एनसीबी ने सीज कर दिए हैं। उन पर सवालों की बौछार जब हुई तो अनन्या काफी कंफ्यूज नजर आई। उन्होंने कई सवालों को यह कहकर टाल दिया कि उन्हें ठीक से याद नहीं है या फिर वो आर्यन के साथ मजाक कर रही थी। डॉक्टर साहब, आर्यन की और अनन्या की चैट सामने आ गई है। अब ये केस हाई प्रोफाइल तो था ही और हाई प्रोफाइल हो गया। देखिए, एनसीबी एक काम करती है, उससे अचानक ऐसा लगता है कि आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई। अब ये कबूलनामा आर्यन का है कि 4 साल से वो ले रहा है जी। ये ड्रग्स का सेवन कर रहा है। ये एनसीबी बता रही कि इन लोगों ने बाकायदा इस चीज़ को कबूल किया है। अब दूसरा मसला कि क्या वो अकेले ले रहा था, कहाँ से ला रहा था, वो ड्रग पेडलर्स कौन थे। तो अनन्या पांडे को इसलिए लाया गया कि चूंकि वो व्हाट्सएप चैट से जाहिर हो रहा है। और मार्क करने वाली बात क्या है, ये सिर्फ एक चैट है जिसको बाकायदा लीक किया गया। वो इसलिए कि फिर कहीं कोई ये ना कहना शुरू कर दे कि ये टारगेट किया जा रहा है, बच्ची है, अभी तो करियर शुरू हुआ है, आर्यन के साथ साथ उनके दोस्तों को भी पकड़ा जा रहा है जी। तो एनसीबी बहुत ही स्मार्टली अपना काम कर रही है कि ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बना रहे कि किसी को टारगेटिंग नहीं किया जा रहा है। ये चंकी पांडे की बेटी को इससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि ऐसी चीज़ें ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे जी। अब इसने मांगा कि भाई गांजे का जुगाड़ है क्या। उसने कहा मैं अरेंज कर देती हूँ। तो एनसीबी पूछेगी भाई कहाँ से तुम अरेंज करोगी जी? किन किन ड्रग पेडलर्स से तुम्हारे रिश्ते हैं, और ये जो फ़ोन, लैपटॉप और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो सीज हुए हैं, उसमें क्या है। क्या ऐसा हुआ है कि अनन्या के अकाउंट से ड्रग्स के लिए पैसे दिए गए हों। 5 ड्रग पेडलर्स, इन लोगों की पूछताछ, इन लोगों के फ़ोन, इन लोगों से बातचीत के बाद 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है एनसीबी जी। उनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है कि वो क्या राज खोल रहे हैं। और अगर ये मालूम चल रहा है कि भाई इन लोगों ने दिया, उधर कबूलनामा है जी। और तो ये तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा कि ये लोग कानून का मखौल उड़ाते हुए कि चूंकि ये रसूखदार लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ड्रग पेडलर से ड्रग्स भी मंगवा सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये सारा मसला ये सब चल रहा है। अभी तो एक मुनमुन धमेचा जी, जो इनकी मित्र मंडली की का एक हिस्सा है, उसके पास एमडीएमए के टैबलेट्स कहाँ से आए, एक्सटेसीज के टैबलेट्स कहाँ से आए। तो कई सारे राज अभी खुलने हैं। और मुझे लगता है कि एनसीबी जो पूछताछ कर रही है एक एक को बुला के, वो इस सारे रैकेट के ऊपर पर्दाफाश करने में
बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला। जी डॉक्टर साहब, अब बात वानखेड़े के एक्शन पर। वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब वानखेड़े ने नवाब मलिक को सबक सिखा दिया है। दरअसल नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के पास वानखेड़े नाम की एक कठपुतली है, वो लोगों को फर्जी मामलों में फंसाता है। साथ ही नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े ने दुबई और मालदीव जाकर बॉलीवुड स्टार्स से वसूली की है। मैं वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि वो 1 साल के भीतर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। जिसके बाद वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया और उन पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। एनसीबी ने बयान जारी करके कहा है कि वानखेड़े एनसीबी ज्वाइन करने के बाद कभी दुबई नहीं गए। डॉक्टर साहब, वानखेड़े नवाब मलिक का झूठ सबके सामने लाकर रहेंगे, क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं नवाब मलिक के खिलाफ? देखिए, लीगल एक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि नवाब मलिक खुद ही इनकी फजीयत हो रही है जी। ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। इन्होंने तो ताव में आकर के उन्होंने धमकी दे डाली कि 6 महीने में नौकरी जाएगी, 1 साल में जेल में डाल दिया जाएगा। हम जांच करेंगे इसके क्या रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, कैसे ये मालदीव गया। और आपने जिसको कह सकते हैं कि अमर्यादित तरीके से, बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि गटर पॉलिटिक्स का जो नज़ारा मिला कि आप किसी अधिकारी की पत्नी, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी के पिता के ऊपर आप इन सारी कंट्रोवर्सीज में आप उसको इन्वॉल्व कर लेंगे जी। लेकिन हुआ ये कि उद्धव ठाकरे सरकार का सेंस काम कर रहा है। ये लोग बाल बाल बचे हैं। जिस हिसाब से समीर वानखेड़े पूरे देश में अभी लोगों ने उसे एक नायक बना रखा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ये लोग नहीं लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री से जाकर के पत्रकारों ने पूछा कि नवाब मलिक इतने धाकड़, इतने पावरफुल मंत्री, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो ये भाई सरकार एक्शन लेगी तो जांच होगी, उसमें आरोप तय होंगे, तब जाकर के आप किसी चीज़ के ऊपर आप एक्शन लेंगे, किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। तो गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस तरह के कि उन्होंने वसूली की है या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सरकारी है, केंद्र सरकार के एजेंसी के लिए वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो सही काम कर रहे हैं। कोई एक्शन, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाएगी। तो मतलब ये कि नवाब मलिक अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं कि चूँकि उसके दबाव को जो है समीर वानखेड़े ने पकड़ लिया था, इस वजह से वो अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। लेकिन वो अपनी एक जिम्मेदारी जो एक मंत्री की होनी चाहिए कि कोई केस अगर ऑलरेडी उस पर जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में वो मसला चल रहा हो, तो किसी भी मंत्री को उस मसले के ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो ये चारों तरफ से नवाब मलिक साहब फंस गए। एक तो उनकी सरकार ने ही उनको आईना दिखा दिया कि कोई जांच नहीं होगी या कोई इस तरह की बात नहीं होगी, और दूसरा एक अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री के बारे में इस तरह की चीज़ें कह दे रहा है कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। तो अगर ज़रा सा भी गैरत हो नवाब मलिक के आंखों में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जी। अब बात किसान मोर्चा पर। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद किसान मोर्चा में फूट पड़ गई है और संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। योगेंद्र यादव पर यह कार्रवाई इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने बगावत करते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की, जो बात किसान मोर्चा को पसंद नहीं आई और संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में किसान मोर्चा में फूट पड़ गई है? देखिए, फूट तो पड़ी हुई है। ये सब लोग राजनीतिक चाल चल रहे हैं, सब अपना अपना गोटी सेट कर रहा है। आप देखिएगा अभी आने वाले समय में ये किसान मोर्चा के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, कोई आम आदमी पार्टी से लड़ेगा, कोई आरएलडी से लड़ेगा। ये सब उसी फिराक में है और सब अपनी अपनी गोटियां खेल रहे हैं। अब ये योगेंद्र यादव वहां इसलिए गए कि भविष्य में जब भी उनसे किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ये जो वीडियो आया था कि तथाकथित किसान भिंडर वाले का टी शर्ट पहन के
वो डंडे से जो मारते मारते लिंचिंग करते करते लोगों की जान ले ली, उस समय आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? जी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये वहाँ पे पहुँच गए। वो यहाँ इसलिए भी पहुँचे क्योंकि वो मिश्रा है। ब्राह्मण वोट के लिए भी तो बहुत बवाल मच रहा है ना, चारों तरफ सब सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये फूट तो अंदर इन लोगों में बहुत पहले से है। दूसरी वजह ये है कि योगेंद्र यादव को पंजाब में चुनाव नहीं लड़ना, उनका निशाना कहीं और है। पार्टी जिनके साथ ये जाएंगे वो निशाना भी कुछ और है। तो ये वहाँ गए तो लगा कि भाई ये लोग तो वहाँ पे चले जा रहे हैं। सिर्फ दो बातें समझ में आई, एक फूट और दूसरा किसान मोर्चा की मानसिक स्थिति को। जी। आपने योगेंद्र यादव को इससे निकाल दिया क्योंकि वो जो लिंचिंग में मारे गए लोग हैं उनसे जाकर के मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये दानवों का आंदोलन है जो उस तरह के एक्ट के साथ खड़ा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बिहार के महागठबंधन में पड़ी दरार पर। बिहार में गठबंधन टूट गया है। यहां कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने गठबंधन में टूट के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। गठबंधन में टूट की वजह राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहा उपचुनाव है। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में आरजेडी ने इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया और फिर इसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने आरजेडी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी से समझौते के कारण आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, इस महागठबंधन में टूट की असली वजह क्या है? देखिए, असली वजह राहुल गांधी की नीति है। इन्होंने उस टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार कन्हैया कुमार को जिस दिन कांग्रेस में शामिल किया तो शर्त 2 थी। एक कि बिहार की राजनीति का पूरा कमान जो है वो कन्हैया कुमार के हाथ में हो जी। और बिहार में कांग्रेस को फिर से रिवाइव किया जाए। तो जिस दिन कन्हैया कुमार वो पहुंचा कांग्रेस के अंदर, उसी दिन आरजेडी की तरफ से रेड सिग्नल दिखा दिया गया। उसकी वजह समझ लीजिए क्या है। उसकी वजह ये है कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि बिहार के अंदर कोई युवा नेता इनके गठबंधन में हो जो उनके साथ पैरेलल खड़ा दिखता नजर आए। बात समझिए फिर से, जब पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो ये गठबंधन सिर्फ इसलिए भी टूटा क्योंकि वामपंथियों के साथ आरजेडी इसी शर्त पे नहीं गई क्योंकि आप कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट देना चाहते हैं जी। कन्हैया कुमार का जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर बिहार में कोई है वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि वहाँ पे कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी और उसकी जो है साख जो है वो बढ़े, इसलिए ये गठबंधन टूटना ही था क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी की कमान कन्हैया कुमार के हाथ जाने वाली है। तो ये जो 2 छोटी छोटी सीटों के ऊपर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो तो एक बहाना है। गेम बड़ा है। गेम बस इतना ही है कि एंटी बीजेपी प्लैंक में सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव खुद को मानते भी हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी युवा चेहरा उनके आसपास नजर आए जी। आखिरी खबर पाकिस्तान को लगे झटके पर। एफएटीएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है और उसे ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तब तक ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक कि वो साबित नहीं कर देता कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई की जा रही है। एफएटीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 34 सूत्रीय एजेंडे में से 4 को पूरा करने में विफल रही है। वहीं एफएटीएफ ने पाकिस्तान के हमदर्द तुर्की पर भी कड़ी कार्रवाई की है। एफएटीएफ ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में चला गया है। अब उस पर इस कार्रवाई का क्या असर हो सकता है? असर बहुत ही असर होगा। देखिए, आप वहाँ के टेलीविजन चैनलों को देखिए, छाती पीट रहे हैं सब लोग। अब क्या होगा, कैसे होगा? कहीं से इनको ऋण नहीं मिल रहा, 126 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ गया है। इनको अपनी सर्वाइवल के लिए 51 अरब
डॉलर की ज़रूरत है, कहीं से कोई लोन नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। चीन ने भी अब अपना पैर वो पीछे करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये तो इसके चक्कर में वो चीन के, क्योंकि चीन के अंदर वैसे ही इंटरनल प्रॉब्लम सब शुरू होने जा रहे हैं। अभी देखिए बॉर्डर के ऊपर तनाव आ रहा है। तनाव इसलिए आ रहा है कि शी जिनपिंग अंदर के प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट करने के लिए वो हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर वो घुस चुका है कि जहाँ से उबरना बड़ा मुश्किल है। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस इस लेवल का होता है तो समाज में डिसकंटेंट फैलता है, और इस डिसकंटेंट की वजह से अलगाववादी ताकतें वो प्रबल होती हैं, और बड़े बड़े देश इस वजह से टूट चुके हैं। यूएसएसआर जैसा सुपर पावर इसी तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से वो खंड खंड विखंड हो गया। पाकिस्तान की क्या मुराद है? तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी विघटन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।